जो आज हम फिर से आपके साथ हाजिर हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था नियोजित विकास की राजनीति, जिसमें हम पढ़ चुके थे बहुत सारा। आज हमारा एक नया हेडिंग है, इसमें निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र। विकास के जो दो जाने माने मॉडल थे, भारत ने उनमें से किसी को भी नहीं अपनाया। एक मॉडल था पूंजीवादी मॉडल, जिसमें विकास का काम पूर्णतः निजी क्षेत्र के भरोसे होना था। भारत ने यह रास्ता नहीं अपनाया। भारत ने विकास का समाजवादी मॉडल भी नहीं अपनाया, जिसमें निजी संपत्ति को ख़त्म कर दिया जाता और हर तरह का उत्पादन पर राज्य का नियंत्रण होता। इन दोनों ही मॉडल की कुछ बातों को ले लिया गया और अपने देश में उन्हें मिला जुले रूप में शामिल किया गया। इसी कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं के गुण शामिल थे। नियोजित विकास की राजनीति में हम देखें तो आगे इसी में कि खेती, किसानी, व्यापार और उद्योगों का एक बड़ा भाग निजी क्षेत्र के हाथों में रहा। खेती, किसानी, व्यापार, उद्योग, ये निजी क्षेत्र के हाथों में रहा। राज्य ने अपने हाथ में भारी उद्योगों को रखा, बड़े बड़े उद्योग, और उसने आधारभूत ढांचा प्रदान किया। राज्य ने व्यापार का नियमन किया और कृषि के क्षेत्र में कुछ बड़े हस्तक्षेप भी किए। इस तरह के मिले जुले मॉडल की आलोचना दक्षिणपंथी और वामपंथी दोनों खेमों से हुई। आलोचकों का कहना था कि योजनाकारों ने निजी क्षेत्र को पर्याप्त जगह नहीं दी और न ही निजी क्षेत्र के बढ़वार के लिए कोई उपाय किया गया। माने वो चाहते थे कि निजी क्षेत्र को और ज़्यादा बढ़ावा मिलना चाहिए। विशाल सार्वजनिक क्षेत्र ने ताकतवर निहित स्वार्थों को खड़ा किया है और इन निहित हितों ने निवेश के लिए लाइसेंस तथा परमिट की प्रणाली खड़ी करके निजी पूंजी की राह में रोड़े अटकाए हैं। माने सरकार ने इन क्षेत्रों में निजी पूंजी निवेश को बढ़ावा उस समय नहीं दिया था। तो लोगों का ये आरोप था कि सरकार ने निजी पूंजी के बढ़ावे को अटकाया है। इसके अतिरिक्त सरकार ने एक ऐसी चीज़ के आयात पर बाधा आयात की जिन्हें घरेलू बाजार में बनाया जा सकता हो। ऐसी चीज़ों के उत्पादन का बाजार एक तरह से प्रतिस्पर्धा विहीन है। इसकी वजह से निजी क्षेत्र के पास अपने उत्पादों को गुणवत्ता सुधारने अथवा उन्हें सस्ता करने की कोई हड़बड़ी नहीं रही। माने ये था कि हमने भारतीय बाजार में आयात शुल्क लगा दिए या ऐसी चीज़ों पर रोक लगा दी कि जो हमारे बाज़ार में ना पाए। इसका जो फ़ायदा कहें या नुकसान कहें कि जो भारतीय पूंजीपति थे वो ऐसे माल बनाते रहे जिनमें कहीं कोई कंपटीशन नहीं था। लोग उन्हीं को, मतलब आपके सामने कोई ऑप्शन ही नहीं था कि आप ये अच्छा लगता आपको या ये अच्छा लगता। आपके सामने एक ही चीज़ है, आप उसी को लीजिए। वे सरकार ने अपने नियंत्रण में ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें रखी, इससे भ्रष्टाचार और कुशलता बढ़ी। कुछ ऐसे आलोचक भी थे जो सोचते थे कि सरकार को जितनी करना चाहिए थी उतना उससे नहीं किया। इन आलोचकों ने ध्यान दिलाया कि जनता की शिक्षा अथवा चिकित्सा के मद में सरकार ने कुछ खास धनराशि खर्च नहीं की। कुछ लोगों ने कहा कि सरकार ने शिक्षा और चिकित्सा पर ज़्यादा पैसे खर्च नहीं किए, केवल उन्हीं क्षेत्रों में हस्तक्षेप किया जहां निजी क्षेत्र जाने के लिए तैयार नहीं थे। दरअसल सरकार ने इस तरह से निजी क्षेत्र को मुनाफा कमाने में मदद की। इसके अतिरिक्त मदद गरीबों की होनी चाहिए थी, लेकिन राज्य के हस्तक्षेप के फलस्वरूप एक नया मध्य वर्ग उठ खड़ा हुआ जो बगैर खास जिम्मेदारी के मोटी तनख्वाह सहित अन्य सुविधाओं को भोग रहा है। इस अवधि में गरीबी में ज़्यादा कमी नहीं आई। गरीबों का प्रतिशत कुल जनसंख्या में भले ही कम हुआ हो, लेकिन उनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई। हम देखें अब इसके परिणाम क्या निकले। आज़ाद भारत के सामने 3 मुख्य चुनौतियां थीं। इनकी चर्चा यहाँ 3 अध्यायों में की गई है। इनमें तीसरी चुनौती सबसे कठिन साबित हुई। नियोजित विकास की शुरुआत कोशिशों को देश के अन्य आर्थिक विकास और सभी नागरिकों की भलाई के लक्ष्य में आंशिक सफलता मिली। शुरुआती दौर में इस दिशा में बड़े कदम न उठा पाने की अक्षमता एवं राजनीतिक समस्या के रूप में सामने आई। असमान विकास से जिनको फ़ायदा पहुंचा था वे जल्दी ही राजनीतिक रूप से ताकतवर हो उठे
और इनके कारण उनकी भलाई को ध्यान में रखकर विकास की दिशा में कदम उठाना और मुश्किल हो गया। बुनियाद। नियोजित विकास के शुरुआती दौर का मूल्यांकन करते समय हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि इसी दौर में भारत के आगामी आर्थिक विकास की बुनियाद पड़ी। भारत के इतिहास की कुछ सबसे बड़ी विकास परियोजनाएं इसी अवधि में शुरू हुई। इनमें सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए शुरू की गई भाखड़ा नगर और हीराकुंड जैसी विशाल बांध परियोजनाएं शामिल हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ भारी उद्योग जैसे इस्पात संयंत्र, तेल शोधक कारखाने, विनिर्माता इकाइयाँ, रक्षा उत्पादन आदि इसी अवधि में शुरू हुए। इस दौर में परिवहन और संचार के आधारभूत ढांचे में भी काफ़ी इजाफा हुआ। बाद के समय में कुछ विशाल परियोजनाओं को खूब आलोचना हुई, फिर भी बाद के समय की आर्थिक समृद्धि, इनमें निजी क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि भी शामिल है, इस बुनियाद के बगैर संभव नहीं हो पाती। कहते हैं हम भले ही उसकी आलोचना करें, लेकिन अगर ये बड़ी परियोजनाएं उस काल में न लगाई गई होती तो उनका परिणाम या आज जो हम देख रहे हैं वो निश्चित ही हमें सही तरीके से उसका प्राप्त नहीं होता। इसके आगे कल देखेंगे। आप लोग अब गौर से फिर से पढ़ाई शुरू हो गई है, तो आप फिर से अपना ध्यान दें पढ़ाई पर। धन्यवाद।